हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स टीचिंग प्लेटफॉर्म। सो आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू का। सो इकोनॉमिक्स पीजीटी, ठीक है, एचपी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था 2024 में, उसके हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अब उन पोर्शंस में हम लोग 1 to 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको समझना है कि कैसे टॉपिक्स, जब आप पढ़ रहे होते हो तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर ये पूरा का पूरा पीडीएफ जैसे होता है कि अच्छा ठीक है आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको मेजर जो गोल है इस कंप्लीट सीरीज का वो ये है कि आपको ये बताना कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन पता होना चाहिए, पुराने वाले आपने सारे क्वेश्चन रट दिए, ये गोल नहीं है। अगर आप इस तरीके से इस पूरे सेशन को देख रहे हो तो वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आप समझो कि अच्छा ठीक है दिस इज द टॉपिक, इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन आया था। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मल्टीपल टॉपिक्स उसमें इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी है। इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक कंप्लीट बैच हमारे चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 7814846248। इस नंबर पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी, बिकॉज बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एग्जामिनेशन फॉर एचपी पीजीटी। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, आपको सिलेबस में कुछ थोड़ा सा अगर लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये टॉपिक कैसे होगा, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, बट आपको ध्यान रखना है पेपर 2 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आएंगे 1 to 80 और टोटल 100 क्वेश्चंस वो रहेंगे। लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे ना 81 to 100 वो आपके बीएड से रिलेटेड है। ठीक है, बीएड का जो टीचिंग सिलेबस रहता है उससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्योरली इकोनॉमिक्स। चलो, सो दिस इज योर 31st क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। At a very low rate of interest, the speculative demand for money is। अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये टॉपिक आपको पहले समझना है। सो इट इज फ्रॉम द डिमांड फॉर मनी। अब डिमांड फॉर मनी आपने देखा है कि कीन्जियन, ठीक है, कीन्जियन थ्योरी में मनी इज डिमांडेड फॉर 3 पर्पसेस, जिसमें आता है स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑल्सो। तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी की अगर हम बात करते हैं, और आपको कंडीशन क्या दी है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उस हिसाब से आपका डिमांड फॉर मनी वरी करता है। सो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी में क्या चेंज आएगा, हाईली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। अब स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होता है, प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए मनी इज डिमांडेड। स्पेक्यूलेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेक्यूलेटिव मीन्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अभी के लिए मनी को होल्ड करते हो जस्ट बिकॉज आपने फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो स्पेक्यूलेटिव पर्पस में अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पे है, सो आपकी जो डिमांड है मनी की वो कैसी रहेगी, हाईली इनइलास्टिक तो नहीं रहेगी। इनइलास्टिक का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही है ना, इट इज नॉट चेंजिंग। और इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में से ज्यादा इनइलास्टिक ये रहेगा, देन इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्यों, बिकॉज इस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा लो है। सो योर डिमांड फॉर मनी विल बी परफेक्टली इलास्टिक, कि बहुत ज्यादा वो चेंज हो सकती है। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। तो टॉपिक वाइज आपको समझ में आया कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी में आपको एक कंडीशन दे के किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड एज वेल्थ इन फ्रिडमैन्स डिमांड फंक्शन फॉर मनी। सो फ्रिडमैन का जो डिमांड फंक्शन फॉर मनी है उसमें चारों में से वेल्थ एक ऐसी है जिसको कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, तो फ्रिडमैन ने इन चारों में से किसको वेल्थ कंसिडर नहीं किया, वो क्या है, बॉन्ड्स, ह्यूमन कैपिटल, मनी और रियल एस्टेट। अब फ्रिडमैन की थ्योरी अगर आपको थोड़ी सी भी
थोड़ा आइडिया है कि क्या फ्रिडमैन ने कहा था। तो फ्रिडमैन के हिसाब से बॉन्ड्स, मनी और ह्यूमन कैपिटल, ये तीनों वेल्थ थी, ठीक है। एक जो नहीं है दैट इज योर रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग M1 डज नॉट इंक्लूड। अब ये मनी के मेजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनी मेजर या फिर मेजर्स ऑफ मनी जिसको आप बोलते हो। सो मेजर्स ऑफ मनी में आपको M0 देखने को मिलता है, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। M0 से M4 तक जो वैल्यूज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे M1 में क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए M0 में क्या आता है, M1 में क्या आता है ना, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है। देन इसके लिए एक अलग चीज़ें जो आपको पढ़नी है, जैसे इनको ना कुछ निकनेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम M1 की बात करें तो इसे नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है, M1 को नैरो मनी बोलते हैं। मुझे बताएंगे M3 को क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे M3 को क्या बोलते हैं। नाउ M1 में क्या नहीं आता, करेंसी विद द पब्लिक, कॉल और टर्म बोरोइंग्स, करंट डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स। तो क्या नहीं आता है आपके M1 में, सो कॉल और टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये नहीं आता। बाकी तीनों चीजें आपको M1 में देखने को मिलती है एंड इट इज नोन एज नैरो मनी। और मुझे M3 का भी बताएंगे कि M3 को आप किस नाम से जानते हो। अगला सवाल, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक शुड। अब आपको ये सिंपली पूछ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में, ठीक है, सो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, उनको बॉन्ड्स परचेज करने चाहिए, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देना चाहिए, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देनी चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो A, B, C और D में से अगर हमें इन द सेंस सेंट्रल बैंक, ठीक है, अगर RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब कि कम करना है, सो उसके लिए वो क्या मेजर अपनाएंगे। तो सिंपल चीज है, जब भी इन्फ्लेशन को, ठीक है, जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो आपको सिंपल लॉजिक लगाना है कि मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा इकोनॉमी से। मनी सप्लाई कम करने के बाद क्या होता है, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है ना, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर मतलब कि उनकी जो डिमांड है फॉर गुड्स वो कम हो जाएगी, और आपको पता है जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइसेस आपके डाउन हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अगर वो बॉन्ड्स परचेज करते हैं, मतलब कि अगर वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो क्या होगा, क्या वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं। सो वेरी सिंपल, अगर वो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, इट मीन्स वो पैसा दे रहे हैं। अब पैसा दे रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं से मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर कम कर देंगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर कम कर देंगे, इट मीन्स आपके लोन्स जो है वो सस्ते हो गए। लोन्स जब सस्ते होते हैं तो लोग ज्यादा लोन्स लेते हैं, सो ये भी एक मेजर नहीं होगा। मेजर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने को क्या बोलते हैं, आपने OMO के बारे में सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहती है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। बट यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए व्हाट विल RBI डू, इट विल सेल गवर्नमेंट बॉन्ड। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची, लोगों से पैसा ले लिया, और अल्टीमेटली मनी सप्लाई कम हो गया इन द इकोनॉमी, और इसके साथ क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, ठीक है। अगला सवाल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा ना स्टैटिक पोर्शन वाला हो गया कि कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो किसके अंदर, किस एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, RBI एक्ट 1934,
देन सरफेस्ड एक्ट 2002 या फिर कंपनीज एक्ट 1956। तो 35th क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956। तो ये फैक्चुअल है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे अगर जो भी रीजनल रूरल बैंक्स आपके रहते हैं आरआरबीज, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं। देन नबार्ड की अगर हम बात करें वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, नबार्ड के फंक्शंस क्या है, देन फुल फॉर्म क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको ना एक डेफिनेशन दे दी गई है कि ऐसा एक रेट जिस पे रिजर्व बैंक, ठीक है, जिस पे रिजर्व बैंक या फिर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो रेडी है टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर अदर कमर्शियल पेपर्स। सो वो कौन सा रेट होगा, उसको हम बैंक रेट बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे या फिर CRR बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो। सो बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर्स, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज योर बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट, रिजर्व, रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपके सिलेबस में है, अगर आप लोग बैच परचेज करते हो तो उसमें हम लोग ये डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग रिजर्व रेशो की बात करें तो रिजर्व रेशो में आपको पता है कैश रिजर्व रेशो के साथ आपका SLR आता है ना, SLR में कुछ चेंजेस होंगे तो मनी सप्लाई में क्या चेंजेस होंगे, या फिर कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स है, कौन से क्वालिटेटिव टूल्स है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है ना, नंबर ऑफ थिंग्स अंडर योर मॉनेटरी पॉलिसी। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इन इंडिया। अब ये भी स्टैटिक पोर्शन हो गया है ना, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में। 37 क्वेश्चन, 10, 9, 12 या फिर 18, A, B, C और D। सो करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है, 12 ध्यान रखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वाज गिवन बाय पिगू। अब पिगू ने इन चारों में से कौन सी इक्वेशन दी थी, ये आपको बताना है। ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू योर डिमांड फॉर मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसमें से काफी सारी इक्वेशंस अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे पिगू की स्पेसिफिकली इक्वेशन पूछी गई है। देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी गई, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी गई, तो जो डायरेक्ट इक्वेशन है उसको थोड़ा सा आपको आप कह सकते हो कि रीडिस्ट्रीब्यूट या फिर उस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्यों, यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू KT अपॉन M। सो इक्वेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई, अगर आपको याद हो KPT याद करो, ठीक है, दिस इज द पिगूज इक्वेशन। अगर आपको नहीं भी पता तो फिर आप रिवाइज कर सकते हो, दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये है एक्चुअल इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, जो मनी सप्लाई है दैट इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, ठीक है। सो मनी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, इट इज प्राइस लेवल, इट इज, ये एक कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, ठीक है, P इज योर प्राइस लेवल। सो M ये है मनी सप्लाई, ये है डिमांड फॉर मनी। अब इसको अगर आप इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड करोगे तो व्हाट विल यू गेट, देखो M is equal to KPT। नाउ अब यहाँ पे इस तरह से इस इक्वेशन को लिखने के लिए इन्होंने क्या किया, P को इधर लेके गए, ठीक है, नहीं P को यहीं पे रखा और P के अलावा what they did, KT अपॉन M, ठीक है। सो P इज इक्वल टू KT अपॉन M, B will be correct option। अगला सवाल,
अरेंज द फॉलोइंग ट्रेड थेरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, आपको थेरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी थेरी आई थी, देन नेक्स्ट कौन सी थेरी है। तो अगर आपको थेरी समझ में आ गई, ठीक है, किसने दी थी, वो सारी चीज़ें, बट इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी थेरी के साथ ध्यान रखनी है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, पहली कौन सी थेरी आई थी, देन उसके बाद कौन सी थेरी आई थी। जैसे कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थेरी है, देन उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है सेक्युलर डिटीरियोरेशन थ्योरम, देन रिबिन्स्की थ्योरम है, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी थेरीज हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पहले आई थी, ठीक है। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे सो व्हाट विल यू गेट, सबसे पहले फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, ठीक है, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, देन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, उसके बाद रिबिन्स्की थ्योरी एंड सेक्युलर डिटीरियोरेशन थ्योरम। So 4, 1, 3 and 2. A will be correct option. The term euro currency, यूरो करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। मार्केट रेफर्स टू, तो यूरो करेंसी मार्केट का क्या मतलब है। अब जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म है यूरो करेंसी मार्केट। तो यूरो करेंसी मार्केट का क्या मतलब होता है, पहला है इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दूसरा क्या है कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर करेंसी, या फिर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स आउटसाइड द कंट्री ऑफ देयर इशू, या फिर मार्केट इन विच यूरो इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसीज। तो यूरो करेंसी मार्केट का क्या मतलब होता है, देखो बहुत सारी ऐसी टर्म्स पहले तो आपको देखनी है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर अदर जो भी आपके पास जो भी सिलेबस है ना, सो यूरो करेंसी मार्केट का क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि आपके कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स आपकी कंट्री के बाहर ऑफ देयर इशू, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स आउटसाइड द कंट्री ऑफ देयर इशू इज योर यूरो करेंसी मार्केट। सी इज करेक्ट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज समझनी है कि कोई भी ऐसी टर्म जो आपके सिलेबस में है या फिर जैसे इन बिटवीन द थ्योरी, तो उस टर्म को आपको अलग से भी मतलब पता होना चाहिए। सो यूरो करेंसी मार्केट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स रिमार्क द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि चारों में से, ठीक है, चारों में से कौन से इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन क्या है, वन ऑफ द फ्यू आइडियाज इन इकोनॉमिक्स दैट इज ट्रू विदाउट बीइंग ऑब्वियस। तो ये है, ठीक है, ये है एक कंप्लीट सेंटेंस जो कि इनमें से किसी एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में। अब कंपैरेटिव एडवांटेज आप कब देखते हो, जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, है ना। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में ये पर्टिकुलर सेंटेंस किसने बोला है, एडम स्मिथ ने, पॉल सैमुअल्सन ने, गॉटफ्रीड हेबर्लर ने, या फिर एली हेक्सर ने। जो आपने हेक्सर ओलिन थ्योरी पढ़ी है ना, वो वही है, एली हेक्सर। नाउ इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के बारे में, या फिर आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशंस से। आपके जब भी सिलेबस आप पढ़ रहे होते हो उस टाइम पे आपको पता होता है कि अच्छा इस टॉपिक में पर्टिकुलरली ये एक डेफिनेशन है, ये इसने दी थी, है ना। ऐसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अच्छा ठीक है ये डेफिनेशन है, ये किसने दी थी, या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में या फिर किसी और थ्योरी के बारे में ये पर्टिकुलरली किसने कहा था। सो वैसे ये क्वेश्चन है। सो 41st में योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ठीक है, पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन ने बोला कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है इट इज वन ऑफ द फ्यू आइडियाज इन इकोनॉमिक्स जिसमें इट इज ट्रू विदाउट बीइंग ऑब्वियस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जैसे होता है ना कि ऑब्वियसली
ऑब्वियसली का क्या मतलब होता है, अच्छा ठीक है ये ऑब्वियस है, ऐसा ही होना था. सो इट इज नॉट बीइंग ऑब्वियस बट इट इज ट्रू. ठीक है, इस तरह की उन्होंने बात बोली थी अबाउट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. Next question. If in a two nation A and B, two commodity X and Y, it is established that nation A has a comparative advantage in commodity X, then nation B must have. अब आपको क्या पूछा गया है, आपको ना एक सिचुएशन दे दी गई कि एक टू नेशन A एंड B और टू कमोडिटी X एंड Y वर्ल्ड में. ठीक है, तो आपको ना एक दुनिया बताई है. कैसी दुनिया बताई है? जिसमें दो नेशन है ए और बी. ठीक है, एक ए नेशन है, दूसरा बी नेशन है, और वो दो कमोडिटीज बना रहे हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, ये पूरी दुनिया की एक पिक्चर है. तो वहां पे इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट नेशन ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी एक्स. तो कमोडिटी एक्स के लिए नेशन ए के पास, ठीक है, ए और बी दो नेशन है और एक्स और वाई दो कमोडिटीज है, तो ए को कंपैरेटिव एडवांटेज है एक्स गुड बनाने में, देन नेशन बी मस्ट हैव. तो इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि नेशन बी के बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट सही होगी. एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन कमोडिटी वाई, या फिर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन कमोडिटी वाई, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन कमोडिटी वाई, या फिर कंपैरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी वाई. तो थ्योरी के हिसाब से व्हाट विल यू सजेस्ट? नेशन बी मस्ट हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कमोडिटी वाई. तो नेशन बी को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में होगा? कमोडिटी वाई में. ठीक है, सो इसको ध्यान रखेंगे. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से यही स्टेटमेंट आपकी सही होगी. ठीक है, नेक्स्ट. A difference in relative commodity prices between two nations can be based upon a difference in. अब सिचुएशन क्या दी गई है कि relative commodity prices में difference है दो nations के बीच में. ये किसके बेसिस पे हो सकती है, मतलब किसके बेसिस पे there is difference कि आपको commodity prices में difference देखने को मिल रहा है. ठीक है, जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस का मतलब है कि एक ही कमोडिटी का अलग अलग प्राइस. सो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, मतलब किस चीज में डिफरेंस होगा? फैक्टर एंडाउनमेंट्स, टेक्नोलॉजी, टेस्ट और ऑल ऑफ दीज. तो इसको ध्यान से पढ़ो. रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस जब दो कंट्रीज में, ठीक है, दो कंट्रीज में अगर रिलेटिव कमोडिटी का प्राइस डिफर कर रहा है या फिर डिफरेंट है, सो ये किसके डिफरेंस पे बेस्ड है? अब आपको फैक्टर एंडाउनमेंट्स लगेगा, टेक्नोलॉजी पे होगा या फिर टेस्ट पे होगा. सो तीनों पे बेस्ड होता है, तीनों में डिफरेंस होगा तभी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है. तीनों में भी हो सकता है, तीनों में से किसी एक में भी हो सकता है ना, या फिर दो में भी हो सकता है. सो पॉसिबिलिटी तीनों की ही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज. सो जो प्राइस में डिफरेंस आता है, जैसे मान लो इंडिया में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जापान में कोई प्रोडक्ट बन रहा है. सो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सेम क्वांटिटी में बन रहा है, लेकिन उसके प्राइस में डिफरेंस आएगा. मान लो जापान में ना बहुत कम उसका प्राइस है, कंपैरेटिवली उस गुड का जापान में प्राइस कम है. सो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे फैक्टर एंडाउनमेंट्स अलग है इंडिया से, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेटर है इंडिया से, है ना, और वहाँ के जो लोग हैं उनका टेस्ट उस तरह से बना हुआ है. ठीक है, सो दीज कुड बी द फैक्टर्स. अगला सवाल. द टेम्पररी सेल ऑफ अ कमोडिटी एट लो कॉस्ट, at below cost or at a lower price abroad to drive foreign producers out of business is called. अब ये एक definition है और definition में क्या लिखा है कि temporary sale of a commodity. पहली चीज ये temporary है. Sale of a commodity at below cost. Below cost का क्या मतलब है? जो उसकी actual cost है ना उससे भी कम या फिर एट अ लोअर प्राइस अब्रॉड. तो जो उस प्रोडक्ट में कॉस्ट लगी थी उस कॉस्ट से कम प्राइस पे आप फॉरेन कंट्रीज में उस गुड को
भेज रहे हो टू ड्राइव फॉरेन प्रोड्यूसर्स आउट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। और उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको बिल्कुल आप हटा देना चाहते हो, इसीलिए आप कॉस्ट से कम जो है प्राइस पे बेच रहे हो गुड को, है ना। ठीक है, उसको हम डंपिंग तो बोलते हैं, ठीक है, डंपिंग बोलते हैं, बट एग्जैक्टली इस सेंटेंस में वो प्रीडेटरी डंपिंग होगा, स्पोरेडिक डंपिंग होगा, कॉन्टिन्यूस डंपिंग होगा, या फिर वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स होगा। डंपिंग का क्या मतलब होता है? सिंपली डंपिंग का मतलब होता है कि ठीक है, आपने क्या किया, आपकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगी एक प्रोडक्ट में, है ना, अब उसका जो एक्चुअल प्राइस आया, क्योंकि कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे, है ना, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी तो चाहिए। सो क्या हुआ कि आपने उस प्राइस पे अपनी कंट्री में तो आप बेच रहे हो, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस गुड को तो आप कॉस्ट से भी कम प्राइस पे दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो मार्केट को कैप्चर करना, और ये जो तरीका है दैट इज नॉट अ फेयर, ठीक है, फेयर तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बाकी प्रोड्यूसर्स है उनकी भी कुछ कॉस्ट लग रही है, और अगर आपकी जो कॉस्ट है आप उससे कम में बेच रहे हो, इट मीन्स आप फॉल्स चीज़ें बता रहे हो, है ना। आप उसका जो आप एक चीज़ बोल सकते हो कि अगर दूसरे से आपका प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियसली आपका वाला प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। अगर सेम क्वालिटी है और उसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वांटिटी है, तो फिर क्यों आप कोई भी कंज्यूमर महंगा गुड खरीदेगा? तो इसीलिए उसको डंपिंग हम बोलते हैं। बट एग्जैक्टली अगर टेम्पररी सेल है उस कमोडिटी की और आपको कंडीशन दी है और आप चाहते क्या हो, आप फॉरेन प्रोड्यूसर्स को बिजनेस से हटा देना चाहते हो, सो दैट इज योर प्रीडेटरी डंपिंग, ठीक है, प्रीडेटरी डंपिंग। बिकॉज आपका मेजर गोल क्या है? एक इसका और भी रीजन हो सकता है कि अच्छा ठीक है, आपको ना बस मार्केट कैप्चर करनी है, आपको दूसरे जो भी प्रोड्यूसर्स है उनसे एज सच कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप दूसरे प्रोड्यूसर्स यानी कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल ऐसे जड़ से हटा देना चाहते हो ना, कंपटीशन से बाहर करना चाहते हो, सो दैट विल बी योर प्रीडेटरी डंपिंग, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, which of the following is true with respect to the infant industry argument for protection? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है with respect to infant industry argument for protection। तो infant industry का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्री है वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? refers to temporary protection to establish a domestic industry. To be valid, the return to the grown-up industry must be sufficiently high, also to repay for the higher prices paid by domestic consumers of the commodity during the infancy period. या फिर it is inferior to an equivalent production subsidy to the infant industry, or all of the above। तो infant industry जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे सही है, सो ऑल ऑफ द अबव। नाउ ये इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए दैट वर रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पहले हमने और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन हर एक पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है दैट इज नॉट दैट सिंपल, है ना। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे डंपिंग आपको पता होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा व्हाट इज प्रेडेटरी डंपिंग, है ना। तो आपको इतना डीपली पढ़नी है चीज़ें, बिकॉज ये 24 का एग्जामिनेशन है। अब आपको लगता है अगर कि और ज़्यादा थोड़ा सा कंपटीशन है वो बढ़ गया होगा, है ना, बिकॉज विद टाइम आपको पता है कंपटीशन बढ़ता ही है, आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ज़रूर बढ़ता है, तो आपको उस हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। सो दिस वॉज आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अलावा हम लोग फोर्थ पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। सो 45 के बाद हम लोग 46 से 80 तक जितने भी क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि क्वेश्चंस में पहली चीज़, अगर आपको आ रहे क्वेश्चंस तो उसमें घबराना नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उसका ये मेजर मोटिव नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन देख के ही डर जाओ,
इसका मेजर मोटिव है कि आपको पता चले कि अच्छा ये लेवल है क्वेश्चंस का, अगर ये लेवल है क्वेश्चंस का तो उस लेवल पे आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देखें या फिर फुल लेंथ टेस्ट देखें तो कंप्लीट चीज़ें आपको मिलेगी हमारे बैच में, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा और जल्द शुरू हो रहा है। What you need to do is contact on this number 7814846248 या फिर निम्बस करियर्स एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बैच से रिगार्डिंग एक डेमो लेक्चर भी मिल जाएगा, तो उस डेमो लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है अभी ना नोटिफिकेशन नहीं आई है या फिर एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है तो हम तभी शुरू करेंगे। ऐसा मत करो। ये क्या होता है, ये आपको ना पीछे लेके जाता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं या फिर अभी से भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लेवल में आपको अगर जाना है तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अभी से। और उसमें जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। ऑल द वेरी बेस्ट।